हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? नीलेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का 24 फरवरी को क्लास 10th के बच्चों का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक पेपर सेट है, इसका पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। आपके जो 20 एमसीक्यू आगे शुरू में उनको भी सॉल्व करेंगे और साथ ही उसके अलावा ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है, संदर्भ व्याख्या संबंधित या जो भी प्रश्न है, ये जो भी आते हैं आपके सारे के सारे प्रश्नों को एक-एक प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी देखो आपको थोड़ा अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा ना ये पेपर, तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना। आपके मतलब यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को 720 पे देख सकते हो, तो 720 पिक्सल पे देखना, आपको एकदम मतलब अच्छे से वीडियो साफ साफ दिखाई देगी। चलो यहाँ पे ये पेपर कैसा है, तो देखो ये यूपी बोर्ड का पेपर है, क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 का। और अभी जो 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, समझो कि 2023 का जो भी पेपर है उससे डायरेक्ट 2025 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न सेम टू सेम ऑप्शन सहित फंसेंगे। ये कोड है, आप लोग देख सकते हो 2023 में पेपर ये हुआ था, 801 डीई कोड का ये पेपर है। तो चलो इसको पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये एक लड़के ने भेजा था, सूरज पांडे नाम का ये लड़का है, उस समय मुझे भेजा था, तो मैं ये सेव कर कर रखा था। चलो सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग करते हैं। और देखो इसमें से कुछ प्रश्न हट भी चुके हैं, इनके मतलब उनके जगह पे कुछ नए प्रश्न भी जुड़े हैं, तो उनको भी मैं साथ में बताता चलूंगा कि कौन सा प्रश्न हटा है। ठीक है, चलो तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। हमें बताना है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो देखो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंद्र युग के एक काफी प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और देखो शुक्ल युग को हम लोग यहाँ पे मैं बता दूं कि क्षयवादी युग भी कहते हैं, क्षयवादी युग भी कहते हैं। और इसकी समय सीमा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है 1919 से 1938 ईस्वी तक, याद रखना। और शुक्ल युग को शुक्ल युग का नाम, शुक्ल युग किन के नाम पे पड़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा। ठीक है, और इसको क्षयवादी युग कहते हैं, ये तो मैं आपको बता ही दिया। बाकी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। गुनाहों का देवता के रचना, मतलब रचना का नाम, सॉरी रचना की विधा का नाम हमें बताना है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है, देखो गुनाहों का देवता जो है ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? धर्मवीर भारती जी द्वारा। ठीक है, और किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताना है, वो मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4 है कि कलम का सिपाही की विधा है। ओके, देखो कलम का सिपाही किसने लिखा है? तो ये अमृत राय जी ने लिखा है, अमृत राय जी की रचना है। और ये किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। किसके जीवन पे लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पे लिखी गई है। यहाँ आत्मकथा है। देखो आत्मकथा में आप हमेशा याद रखना, नीड़ का निर्माण फिर काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। और एक नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, और एक क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं, ये दोनों याद रखना। किनकी है ये दोनों रचनाएं? तो हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन साहब की। क्लियर है, ये मतलब हर साल आती हैं, तो इनको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश, डायरेक्ट आपको याद रखना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की एक प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या जो 6 है वो क्या है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है? कवि है? नहीं है। उपन्यासकार है? नहीं है। नाटककार है? नहीं है। वो एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेखक है। उसके बाद प्रश्न संख्या आप लोग देख सकते हो, प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 7 क्या है? कि आकाशदीप के लेखक है। देखो आकाशदीप तो सबसे पहले कहानी विधा पे आधारित रचना है, और किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आकाशदीप। उसके अलावा इनकी और काफी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की तो सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। कंकाल, तितली, इरावती, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, लहर, झरना, आंसू, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि मैला आंचल के रचना काल है। फणीश्वर नाथ रेणु की ये रचना है मैला आंचल, आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। प्रश्न संख्या 9 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। केशवदास काव्य धारा के कवि है। ओके, केशवदास किस काव्य धारा के कवि है? सबसे पहले तो केशवदास रीतिकालीन कवि है, एक रीतिकाल के फेमस कवि है। अब उनमें भी रीतिकाल को अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, जैसे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो इनमें से ये प्रयोगवादी तो ये होगा नहीं, प्रश्न संख्या 9 का आंसर। ठीक है, तो इसमें सब कौन सा होगा? तो रीतिबद्ध। केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है रीतिकालीन में। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 10 है कि रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किनकी रचना है? तो केशवदास जी की ही रामचंद्रिका रचना है, काफी फेमस रचना है।
उसके बाद प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपसे व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा है। कौणस का स्थायी भाव है भाई, कौणस का स्थायी भाव क्या होता है? कौणस का स्थायी भाव शोक होता है, कौण यानी शोक। और ये हास किसका होता है? तो ये आपका ये होता है आपका, रुक जाओ एक मिनट, हास होता है आपका हास्य रस का, हास्य रस का, ठीक है। चलो, रति श्रृंगार रस का, निर्वेद आपका आई थिंक शांत रस का हो जाएगा। चलो, प्रश्न संख्या हम लोग का 12 है। तोहत और पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनिर्मल शैल पर आत्मप्रयोग प्रकाश। कितनी बार बता चुका हूं इन पंक्तियों को, ठीक है, कई बार मैं आपको करा चुका हूं। इनका सीधे सीधे याद रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। देखो यह मनु आ गया, मनु मानो जनु जानू, ये आ जाए वाक्य शब्द, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, सिंपल है। उसके बाद प्रश्न संख्या देखो यहाँ पे 14 है कि अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है। ओके, अधिग्रहण में देखो ग्रहण, देखो अधि हम लोग का उपसर्ग लगा है किस शब्द में? ग्रहण शब्द में। और ये दोनों मिलकर क्या हो गया है? अधिग्रहण हो गया है, अधिग्रहण हो गया। तो अधिग्रहण में अधि उपसर्ग है, तो ये हम लोग का अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये प्रश्न प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछा है। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न अब आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ। बाकी इसका ये पहला वाला ही आंसर होगा, लेकिन इस प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा नहीं। यहाँ पे देखो समाज से संबंधित प्रश्न है। ये इसमें क्या पूछा है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा अर्थात 3 रंगों का समूह संख्याबोधक है। और संख्याबोधक शब्द में क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। द्वंद्व समास जैसे माता और पिता हो गया, बीच में ये हाइफन आ गया, ठीक है, वो द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास संख्याबोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, यही और भी जो संख्याबोधक शब्द हो गए उनमें द्विगु समास होता है। तो प्रश्न संख्या 16 के लिए आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द का देखो, ये संधि विच्छेद भी हट चुका है हिंदी में, अब आपका संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न संख्या जो 18 है, खीर का हमें तत्सम रूप बताना है। ओके, खीर का तत्सम रूप आपका क्या होगा ये बताना है। ये क्षीर होगा, ये क्षीर होगा, या क्षीण होगा, या खीन होगा। तो देखो आपका जो सही ऑप्शन होगा ये बी वाला हो जाएगा। ये छ वाला नहीं, ये कछ वाला छ रहेगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या 19 है। ये प्रश्न संख्या जो 19 है, ये आप लोग देख सकते हो। ये भी देखो प्रश्न संख्या, हमें नदी का रूप बताना है। ये नदी का वचन और विभक्ति बताना है, ये हट चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ये हंसियत जो धातु रूप है, ये भी अब नहीं आएगा। अब इनके जगह पे क्या आएगा? तो एक 3 नए टॉपिक जुड़े हैं, उनको मैं बता देता हूँ। पहला आपका क्या जुड़ा है? वाक्य का स्वरूप, ठीक है, वाक्य का स्वरूप, ठीक है। अब वाक्य का स्वरूप इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो किसी भी वाक्य में जैसे राम जाता है, राम जाता है हमने लिखा, राम जाता है कहाँ जाता है भाई? तो स्कूल मैं लिख देता हूँ, स्कूल जाता है, ठीक है। तो किसी भी वाक्य में, ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट होता है हिंदी में, मतलब एक तरह से उद्देश्य और विधेय बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि किसी वाक्य के मतलब वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्य का स्वरूप इसमें मतलब इसका विभाजन 2 आधारों पे किया जाता है, एक अर्थ के आधार पे, और अर्थ के आधार पे 8 इसके प्रकार होते हैं वाक्य के, और एक रचना के आधार पे, रचना के आधार पे 3 होते हैं। ये आप लोग याद रखना। तो वाक्य का स्वरूप से मैंने बता दिया। उसके बाद एक वाच्य संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जुड़ा है, ठीक है। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। जहां भाव की प्रधानता होती है वहां पे भाववाच्य होता है। जहाँ पे कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता होती है वहां पे कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। और कर्मवाच्य एक होता है जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, वहां कर्मवाच्य होता है, ठीक। और एक विकारी और अविकारी शब्द आपका जुड़ा है, ठीक है। विकारी और अविकारी, जैसे शुरू के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होते हैं, ये 4, इनको विकारी कहा जाता है, और बाकी आगे के जो 4 होते हैं उनको अविकारी कहा जाता है। तो ये चीजें जुड़ी है। बाकी मैं लेटेस्ट पैटर्न वाला 2024 का आपका या 2025 का जो मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, उनमें इन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलो, ये हम लोग के हो गए एमसीक्यू। अब हम लोग खंड ब के अंतर्गत जो इसमें पूछा गया है, यह संदर्भ, व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न, इनको मैं सॉल्व कराता हूं। तो यहाँ पे देखो, पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये गद्यांश पूछा गया है, इसको हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे
एक प्रसंख्या की इसमें क और अथवा कर नीचे ख भी पूछा होगा। देखो गद्यांश संबंधी दो प्रश्न पूछता है, बीच में अथवा भी होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। बाकी मैं दोनों करा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहला गद्यांश क्या है, मित्रता के लिए ही आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी या वांछनीय नहीं है। अब देखो इसको आप पढ़ते रहना अंत तक, यहीं पहली पंक्ति से ही मालूम चलेगा कि ये आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है ना, उससे ये गद्यांश दिया गया है, जिसके लेखक है कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी जिसके लेखक है। तो अब आसानी से इसका देखो इसमें पहला प्रश्न आपका हमेशा संदर्भ पूछता है, तो संदर्भ लिख लोगे यहाँ पे, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना। ठीक है, मैं किस चैप्टर से बता दिया और इस प्रश्न का उत्तर आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, तो देते रहना। बाकी मैं इसका अथवाला करा देता हूँ। अथवाला देखो यहाँ पे क्या है, यह हिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता, देखो यहाँ सभ्यता की बात आ गई, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पढ़ने से मुझे मालूम चल गया, शायद अभी तक आपको मालूम न चला हो, लेकिन ये मुझे मालूम चल गया किस चैप्टर से है। आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे नैतिक चेतना की बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये आपका एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उससे लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आसानी से इस गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो, रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, आप करते रहना। अगर नहीं आ रहा है तो आप देख लेना अपने बुक में, और ये प्रश्न है इसका उत्तर दे देना। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दो रहेगा पद्यांश, उनमें से एक को हल करना रहेगा। मैं दोनों को करा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, अब देखो ये जो पंक्तियां है ना, ये जो पंक्तियां हैं, ये आपका जो स्वदेश प्रेम चैप्टर है मेरे भाई, स्वदेश प्रेम, जिसको लिखा है किसने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने, राम नरेश नाम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। ठीक है, उससे ली गई हैं। तो अब आप आसानी से इसका संदर्भ लिख लोगे और व्याख्या कर लोगे। यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा है, तो संदर्भ इसका लिख देना है। मैं लेखक और कवि का नाम बता दिया, तो संदर्भ आसानी से लिख दोगे, और व्याख्या इसका अर्थ जानते ही हो, आसान है तो आप कर लोगे। उसके बाद उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वीर रस, क्योंकि यहाँ पे वीरता की बात किया जा रहा है तो वीर रस होगा। सिंपल है, आप करते रहना। मैं आगे चलता हूँ। अथा वाला देखो यहाँ पे पूछा है, मतलब ये कौन सा, मतलब पद्यांश है, तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास, सूरदास यहाँ पे आ गए, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसौ हित जदुतात। यहाँ पे सूरदास आ गए। बाकी यहाँ पहली लाइन से भी आप पकड़ सकते हो, ये आपका सूरदास जी द्वारा लिखित आपका जो चैप्टर है ना, पद पद उससे लिया गया है। तो इस मतलब इस पद्यांश का आसानी से आप संदर्भ और हिंदी संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे। मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ अगला प्रश्न क्या है, और उसको हम लोग करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आप जानते हो कि आपका हिंदी में संस्कृत का भी पाठ है, तो 2 संस्कृत से संबंधित गद्यांश दिया रहेगा, इनका आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, जिनका 5 मार्क आपको मिलेगा। दोनों में से कोई एक। यम नगरी विविधाराम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च भव महात्मना अत्रागत्य सुयान विचारेण प्रसारित। ओके, अत्रया कौशेय साटिकाम देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते, ये आपका वाराणसी वाले से है। वो ये वाराणसी वाला आपका जो चैप्टर है उससे ये गद्यांश है, तो आसानी से इसका आप संदर्भ लिख दोगे। इसमें संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है, तो ऐसे ऐसे लिखोगे। मैं बोलता हूँ, ध्यान देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख दोगे, आपका काम हो गया। 2 मार्क का, और 3 मार्क इसका हिंदी अनुवाद जो भी हो आप करते रहना, आपको मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद इसका नहीं आ रहा है तो बुक से आप देखकर अच्छे से समझ लेना। बाकी ये देखो, ये क्या है कि ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, संस्कृति की बात आ गई, कुर्व त्रिवेण कर्मणि। अब देखो ये बार बार देखोगे तो देखो यहाँ बार बार भारतीय संस्कृति संस्कृति की बात आएगी। तो आपका एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति आपका संस्कृत में, तो उससे ये लिया गया है। तो आप दोनों में से कोई भी आप देख लेना, आपको कौन आ रहा है आप कर लेना। बाकी यहाँ पे देखो,
अब देखो यहाँ पे दो श्लोक अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 24 में, ठीक है, दो श्लोक दिया रहेगा। एक ये ऊपर 2 लाइन का श्लोक दिया है, ओके 4 लाइन का दे दिया, अधिकांश तो 2 लाइन का ही देता है, और अथवा कर ये नीचे दे दिया। अब दोनों में से, ठीक है, क्या करना है आपको, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो ऊपर वाला ये श्लोक है, किंचित गुरुतरा भूमि किंचित च खात, ओके, माता गुरुतरा भूमि खात, ये जो आपका पहला वाला श्लोक है ना, ये आपका एक चैप्टर है जीवन सूत्राणी, ठीक है, उससे ये आपका लिया गया है। और ये हतो व प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा ना भोज्यसे महिम, ओके, ये वाला आपका इसमें जो अथवा वाला है ना, ये आपका बीरह बीरेण पूज्यते है, बीरह बीरेण पूज्यते जो आपका चैप्टर है ना, उससे लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ लिख लो आसानी से, और हिंदी अनुवाद अगर नहीं आ रहा है समझ में तो अच्छे से इसको पढ़ लेना आप देकर। ये आपका जानते हो खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न रहेगा, तो ये तो आपकी बुक से रहेगा। बुक से मैं बोल रहा हूँ, हर एक जिले का अलग अलग रहेगा, तो देख लेना आप किस जिले से हो, अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 26 जो है, इसमें क और ख दो प्रश्न रहेंगे। क में लेखकों का जीवन परिचय, लेखकों का जीवन परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, और एक मैं हमेशा बताता हूँ रामधारी सिंह दिनकर का। 3 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से किसी एक का लिखना रहेगा। तो इसमें आप गोस्वामी तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, महादेवी वर्मा का, और किसी एक और का, 4 लोगों का इसमें याद कर लेना, आपकी एग्जाम में आसानी से फंस जाएगा, और यहाँ से 5-5 10 मार्क आपका पूरा पूरा मिल जाएगा जीवन परिचय से संबंधित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, यहाँ पे देख सकते हो, एक कोई श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे ऊपर 2 श्लोक थे तो उनको नहीं लिखना, उसको छोड़कर कोई लिखना है, ठीक। प्रश्न संख्या 27 ऐसा रहेगा। प्रश्न संख्या 28 देखो, यहाँ पे हमें प्रश्नों का 4 प्रश्न दिया है, इसका उत्तर देना है किन्हीं 2 का। देखो ये 2023 में आपको 4 मार्क मिला था, लेकिन अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 1 + 1 = 2 मार्क आपको मिलेगा, और यहाँ से 2 मार्क बचा लिया गया है। और यहाँ पे देखो जो ये निबंध है ना, ये निबंध आपका 9 मार्क का था, लेकिन 9 मार्क का नहीं, अब 7 मार्क का पूछता है, और 2 मार्क यहाँ से निकाल लिया गया, और 2 + 2 4 मार्क निकालकर यहाँ अंत में एक पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है अब, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इस प्रश्न को मैं करा देता हूँ। पूर्व राजा को आसित, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पूर्व राजा कौन था, ठीक है। तो पूर्व राजा एक भारत बीरह आसित ऐसे लिख दो, ठीक है। बीरह केन पूज्यते, बीरह वीरे पूज्यते, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसिया, कुत्र की जगह वाराणसिया कर दो, वाराणसिया मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर कौन चा, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित लिख दो। 4 को मैं उत्तर बता दिया, आपको कोई 2 का ही उत्तर देना होगा, ठीक। तो ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न रहेगा 29 नंबर, इसमें से किसी एक टॉपिक पे चूज कर आपको निबंध लिखना रहेगा, जिसका 7 मार्क मिलेगा, और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ अंत में एक पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आपका डाल देगा। उसमें से मतलब 2 डालेगा, 2 में से किसी एक पे आपको पत्र लिखना रहेगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो ये हमने 2023 का, जो आपका 2023 का ये पेपर सेट था, ठीक है, 2023 का ये पेपर सेट था हिंदी का डीई कोड का, इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन किया, और जो भी इसमें से चेंजेस था उसको भी मैं आपको बता दिया। तो इसको आप देख लेना अच्छे से इसको डिटेल में सॉल्व कर लेना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी लेटेस्ट जानकारी या लेटेस्ट अब वीडियो होगी, आपका बोर्ड एग्जाम तो नजदीक है, इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।